हाँ जी, हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 नया चैप्टर। और जैसा कि नाम बता रहे इलेक्ट्रो 1 से कनेक्टेड रहेगा। नाम से क्या पता लग रहा है? इलेक्ट्रो 1 से एज इट इज कनेक्शन, ठीक है। पर ऐसा कनेक्शन नहीं है कि अपन लोग सारी इलेक्ट्रो 1 यहाँ पे अप्लाई कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे काम आएगी, पोटेंशियल हमारे काम आएगा, ठीक। एक खुशी की बात, इसमें कोई मैकेनिक्स नहीं है, इसमें कोई मैकेनिक्स नहीं है कि अभी यहाँ से रिलीज किया तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, पहले से ही कोई वेलोसिटी दे दी तो यहाँ क्या वेलोसिटी होगी। यानी कोई मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, कोई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, ठीक है। एनर्जी हो सकता है कहीं कहीं पर कंजर्व करा दी जाए, क्वेश्चन मिक्स भी तो बन सकता है, इसीलिए तो इस वाले पार्ट से आप लोग बिल्कुल खुश रहें। यहाँ पे बेसिकली अपन लोग जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं ना। क्या हर एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? कहाँ से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव या इन्फिनिटी। कहाँ जाके टर्मिनेट होती है? नेगेटिव या इन्फिनिटी। सबको याद है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज याद करते हैं सब लोग। याद करो, पॉजिटिव और इन्फिनिटी है और नेगेटिव या इन्फिनिटी, ये तो याद है सबको। जनरेट हुई और यहाँ पे टर्मिनेट। और क्या थी? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी? EFL के ऊपर अगर मैं टेंजेंट डालता था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगती थी क्या? याद करो, याद है? ऐसे ही एक और चीज याद करो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये भी सबको याद है। अच्छा, ये भी याद होगा कि दो EFL कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, सबको याद है। अच्छा, जहां EFL ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी ज्यादा। ये सारी प्रॉपर्टीज याद है ना, इनको दोबारा कराने की तो जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज याद हैं तो अपन इस चैप्टर में जो बेसिक पढ़ रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में आपके जीवन में एंट्री मारती है उस वाली चीज का नाम है बच्चों एरिया। क्या नाम है? एरिया। एरिया वेक्टर या स्केलर? एरिया वेक्टर, स्केलर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? आज से याद रखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन में आई वो क्या आई? एरिया वेक्टर। ये पता होना अति आवश्यक कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन लिख लो जल्दी से, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया हेडिंग डाल लो। इलेक्ट्रो 2 में सबसे पहली हेडिंग एरिया वेक्टर, पहली हेडिंग एरिया वेक्टर, और उसमें लिख लो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया के बारे में ध्यान रखना है, ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे एक स्क्वायर बना के दे दूं, ABCD साइड A, ठीक है, तो हम लोग इसका एरिया कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू क्या? AB क्रॉस AD। अरे बोलो रे, एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाता है? AB क्रॉस AD। ये साइड्स क्या है इसकी? A। जानते भी हो कुछ ऐसा? अभी जो तुम लोग 3D ज्योमेट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे वेक्टर के अंदर, मैथमेटिक्स में, उसके अंदर एरिया को एज अ वेक्टर ही तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो आज से ही उसकी सीख ले लो। AB क्रॉस AD, यही कौन सा वेक्टर है? एरिया वेक्टर। बोलना जरा आंसर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर। डायरेक्शन बता, वेक्टर है ना, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? A क्रॉस B। डायरेक्शन कैसे आएगी? A क्रॉस B। क्या A ये है, B ये है? कहां पर आ गया? बाहर की तरफ। तो आंसर इज A स्क्वायर K कैप। क्या तुम्हें समझ में आया डायरेक्शन कैसे देखी जाती है? I कैप, J कैप, K कैप याद है कि नहीं तुम लोगों को? I J, और ये क्या हो गया? K। दिस इज योर I कैप, दिस इज योर J कैप, एंड दिस इज K कैप। डायरेक्शन सबको देखनी आती है बाय द राइट हैंड। तो हम रूल भूल गए क्या? याद है ना? तो एरिया हमेशा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इस बात का खास ध्यान रखना है। अच्छा बता, अगर मान ले सरफेस अपने को कोई ऐसी मिल जाए, ठीक है, ये एक ओपन सरफेस है। कैसी सरफेस है? ओपन सरफेस। मतलब डिस्क मान लो, स्क्वायर प्लेट मान लो, ये सब कैसी सरफेसेस होती हैं? ओपन सरफेस होती हैं, ठीक। तो ये मान ले डिस्क दे रखी है। क्या दे रखी है? डिस्क। तो इसके अंदर कोई भी एक डायरेक्शन जो है वो एरिया वेक्टर की पकड़ लो। मान लो मैंने ऊपर पकड़ ली A। हमेशा हमारा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, जो स्क्वायर था, क्या स्क्वायर इस पे बना हुआ है XY प्लेन में? पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई? K कैप। बोल, क्या ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है?
ऐसे ही एरिया वेक्टर को हमेशा डिफाइन किया गया कि हम जिस भी प्लेन में मौजूद होंगे उस प्लेन के हमेशा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर। प्लेन के कैसे आएगा, परपेंडिकुलर। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा बताइए, डिस्क थी तो मैंने डायरेक्शन मान लिया आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड्स को ही क्या मान लिया, इसका एरिया। पर मैं इसमें यह भी मान सकता हूं ये डायरेक्शन भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्यों, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं या एरिया वेक्टर मान रहा हूं तो मैं पूरे क्वेश्चन के लिए इस डायरेक्शन को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मानूंगा। समझ गए, किसके लिए, ओपन सरफेसेस, ओनली फॉर ओपन सरफेसेस। साथ में अगर मान ले तेरे को ऐसी कोई फिगर मिल जाएगी, ये क्या है, स्क्वायर प्लेट है ना, क्या है, एक स्क्वायर प्लेट के लिए एरिया वेक्टर क्या ये हो सकता है, बोलो भाई। और यही अगर स्क्वायर प्लेट अपन लोग इस तरफ बना देते तो आप बोलो, क्या इस बार नीचे बना दूं, क्या दोनों तरह से लिया जा सकता है। मान ले इसकी साइड ए है, इसकी साइड क्या है, ए, तो बताना एरिया वेक्टर के लिए क्या लिखूंगा, एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, बोल, क्या ए स्क्वायर जे कैप, क्या हो गया, पॉजिटिव वाई में है ना एरिया वेक्टर, तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर जे कैप। और इसके लिए क्या लिखूंगा, क्या माइनस ए स्क्वायर जे कैप। समझ भी आ रहा है पक्का। इसके लिए क्या लिखूंगा, बोल, पाई आर स्क्वायर जे कैप, बता सही है। और इसके लिए माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो भी ओपन सरफेसेस होती हैं उसमें अपने को एक डायरेक्शन खुद से मान लेनी है और उसी डायरेक्शन से स्टिक कर रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं जीवन भर वही मान लिया, पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चन के लिए उस डायरेक्शन से हम लोग स्टिक करके रखेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई है पक्का। ऐसे ही फिर आते हैं क्लोज सरफेसेस। अरे अभी लिख मत, मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीज। फिर जैसे मान ले क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस जैसे कि किसकी बात करूं, बोल, क्यूब की बात कर ली, स्फीयर की बात कर ली। तो जैसे मान लो मैंने स्फीयर बनाया, ये क्या है अपने पास, स्फीयर। अब स्फीयर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या ये आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इट इज, अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो क्लोज सरफेस में रेडियली आउटवर्ड्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस। क्या क्या दो लाइन बोली मैंने, रेडियली आउटवर्ड्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्या हर पॉइंट पे मेरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनानी पड़ेगी? अच्छा, अगर यही चीज यहां बनाता तो क्या ऐसे बनती, एंगल कितना, 90 डिग्री। टॉप पे क्या कुछ इस तरह, यहां पर कुछ इस तरह, यहां कुछ ऐसे, यहां कुछ ऐसे, यहां तुम्हें पता है ऐसे, और यहां पे कुछ ऐसे। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कैसी सरफेस थी, क्लोज सरफेस। कैसी सरफेस, क्या नाम था इसका, स्फीयर, ठीक है। इसी तरह से और कैसी क्लोज सरफेस हो सकती, मान ले क्यूब ले लिया, तो अगर अपन क्यूब व्यूब की बात करें तो क्यूब भी कैसी सरफेस होती है, साले बोल तो दो, क्लोज्ड होती है ना। अब बताइए क्लोज सरफेस है, इतनी सारी साइड्स हैं, एरिया वेक्टर कैसे बताऊं, क्या रेडियली आउटवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बता, इस वाली सरफेस के लिए क्या ये हो गया, अच्छा इसके लिए नीचे, इसके लिए बाहर, बोल कोई दिक्कत है क्या। अच्छा अभी अंदर वाली बाहर वाली रह गई, ये वाली और ये वाली, तो इस वाली के लिए किधर है, क्या इस वाली के लिए रेडियली आउटवर्ड्स ऐसे बना दूं, और इस वाली के लिए रेडियली इनवर्ड्स। पीछे वाली सरफेस उधर है एरिया वेक्टर, आगे वाली सरफेस आगे एरिया वेक्टर। क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। इसके लिए क्या के कैप लिखूंगा, इसके लिए माइनस आई कैप, इसके लिए प्लस जे कैप माइनस जे कैप, और इसके लिए माइनस के कैप। क्या तुम्हें समझ आ रहा है। ये दोनों सरफेसेस कैसी थी, क्लोज्ड। कैसी थी, इधर ये सब कैसी थी, ओपन। ये दोनों कैसी, ओपन सरफेसेस। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। एरिया इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, और इसकी डायरेक्शन कैसे लोगे, आउटवर्ड नॉर्मल इन केस ऑफ क्लोज सरफेसेस, आउटवर्ड नॉर्मल इन केस ऑफ क्लोज सरफेसेस। और ओपन सरफेसेस के लिए
क्या करना है, किसी भी एक डायरेक्शन को पकड़ लेना है और उस डायरेक्शन से पूरे क्वेश्चन में स्टिक करना है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? पक्का? तो लिख लो। अब सबसे पहली लाइन तो लिख लो, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी लिखा। नेक्स्ट लाइन लिखें, उसके बाद डायग्राम बना लेना, पहले मैं लिखा देता हूं, है ना। अगर बना भी लिए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, फॉर ओपन सर्फेसेज, फॉर ओपन सर्फेसेज consider, for open surfaces consider normal, consider normal to the surface, consider normal to the surface as the direction of area vector, consider normal to the surface as the direction of area vector and stick to it, and stick to it for the whole problem, and stick to it for the whole problem। जो भी डायरेक्शन ले रहे हो उसको हिसाब से स्टिक कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, फॉर क्लोज सर्फेसेज, फॉर क्लोज्ड सर्फेसेज, फॉर क्लोज सर्फेसेज क्या लिखेंगे बोलो? टेक आउटवर्ड नॉर्मल, टेक आउटवर्ड नॉर्मल टू बी द एरिया वेक्टर डायरेक्शन, टेक आउटवर्ड नॉर्मल टू बी द एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑलवेज, आउटवर्ड नॉर्मल टू बी द एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑलवेज। समझ तो आया ना क्या लिखवाया मैंने? 100%। डायग्राम्स बना लें, सारे डायग्राम्स ड्रॉ कर लो, तो हेडिंग डाल लो, बहुत काम की चीज जो अब हमारे जीवन में काम आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सभी लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और लिख लो, समझने से पहले एक लाइन लिख लो, समझने से पहले एक लाइन लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग एन एरिया, it is basically the number of electric field lines crossing an area, it is basically the number of electric field lines crossing an area, full stop। By this we get the feel of energy, by this full stop लगा के लिखना, by this we get the feel of energy which is incident, energy which is incident on the given surface, energy which is incident on the given surface। ठीक है, अब सुन क्या होता है फ्लक्स। फ्लक्स अभी अभी क्या बोला मैंने? इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सब लोग जानते हैं। एक चीज सोच, मैं अगर कहूं कि अपने पास में 100 जूल एनर्जी है, कितनी एनर्जी है? 100 जूल एनर्जी है, और मैं 100 जूल एनर्जी जो है इस दरवाजे पे गिरा दूं। किस पे गिरा दूं? दरवाजे पे। तो अपन ऐसे ही तो बोलेंगे कि 100 जूल एनर्जी गिर रही है, बोलेंगे कि नहीं? अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, मैंने तुम्हें जब चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बोलो पढ़ा था कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक मैग्नेटिक फील्ड थी, और दोनों आपस में क्या थे? परपेंडिकुलर थे कि नहीं? और ये क्या था? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये वेव कैरी क्या करती है? एनर्जी करती है कि नहीं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल। बोल पढ़ा था कि नहीं? है ना? तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर अपन लाइट वाइट जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या चीज कैरी कर रही है?
एनर्जी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह से एनर्जी ही है। अरे ये जो एनर्जी कैरी कर रहा हूं इसका एक कंपोनेंट किसमें है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक कंपोनेंट किसमें है? मैग्नेटिक फील्ड में। बोलो है कि नहीं? इन दोनों का नेट कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। ऐसा समझ नहीं सकते क्या? नहीं समझ पा रहे मैंने जो बोला। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? एनर्जी। किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। अब सुन, अब ध्यान से सोचना क्या चीजें हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या बेसिकली एनर्जी ही है? क्या है वो? एनर्जी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एनर्जी है तो उसकी लाइंस भी क्या होंगी? एनर्जी होंगी। अब सुनना, देख ये दरवाजा है, इस दरवाजे के ऊपर मैंने ऐसे लाइंस गिरा दी। कैसे लाइन गिरा दी? एकदम सीधी ऐसे फेंक दी, ठीक है? थोड़ा इसे इधर घुमा लो। इसके ऊपर अगर मैं ऐसे लाइंस यूं गिराऊंगा तो सोचना इस वाली बात को, कैसे गिरा रहा हूं मैं? बिल्कुल परपेंडिकुलर। दरवाजे पे कैसे गिर रही है लाइंस? नॉर्मल। कैसे गिर रही है? नॉर्मल। अब सुनना, अगर मेरी इच्छा हो तो क्या मैं लाइंस को ऐसे भी गिरा सकता हूं? अरे तिरछा भी तो गिरा सकता हूं, पक्का बोलो। वहां से भी गिरा सकता हूं, यहां से भी गिरा सकता हूं, ऊपर से भी और नीचे से भी। पर मैंने क्या कहा? मैं कैसे गिरा रहा हूं? परपेंडिकुलर। कैसे गिरा रहा हूं? अब एक चीज बता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अगर मैं इस सरफेस पे गिराऊंगा तो उस एनर्जी का फर्क पड़ेगा क्या कि एरिया कैसा है? एरिया वेक्टर है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि नहीं है? तो अगर इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिराऊंगा तो क्या यहाँ पे फर्क पड़ रहा होगा कि मैं किस ओरिएंटेशन पे गिरा रहा हूं? सोच पा रहे हो? ओरिएंटेशन कैसी थी? मतलब मैं उसे नॉर्मली गिरा रहा हूं या किसी एंगल पे गिरा रहा हूं, क्या इस बात पे फर्क पड़ेगा? बोल तो सही, हाँ कि ना? पड़ेगा। वो जो फर्क पड़ रहा है उस फर्क को अब रिलेट कराना था, उस फर्क को अब रिलेट कराना था और एक नई क्वांटिटी पैदा करनी थी जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज गिराई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या चीज गिराई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो क्या कैरी करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी। एनर्जी गिराई इस दरवाजे के ऊपर, ठीक है? किस पे डिपेंडेंसी थी? क्या ओरिएंटेशन पे थी? यानी थीटा पे डिपेंडेंसी रही होगी। सोच पा रहे हो? अच्छा, एरिया वेक्टर पे भी डिपेंडेंसी थी। बहुत अच्छा। अब देख, एक तो मैं यूं गिरा दूं, एक मैं यूं गिरा दूं। मुझे किस किस को जोड़ना था? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को और एरिया वेक्टर को, इन दोनों को जोड़ना था। जरा सोच, ऐसे अगर मैं गिराऊंगा तो क्या सारी एनर्जी एकदम मैक्सिमम मेरे पास में मिलेगी मेरे को? सारी अगर ऐसे गिरा दी तो क्या मैक्सिमम मिलेगी? सोच के देख। और यही अगर मैं कहूं तो ये एंगल कितना है एरिया वेक्टर के साथ? क्या 90 डिग्री या 0 डिग्री? 90 या 0? 90 या 0? अरे भैया 0 डिग्री। इस तरह से मत देख। अच्छा ठीक है ना, एरिया वेक्टर उधर मान लिया ले। अब अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है भाई। कितना एंगल है? 0 डिग्री है। अब मैं कहूं कि मैं ऐसे नहीं गिरा रहा, मैं तो अपने हाथ यूं घुमा के यूं गिरा रहा हूं, ठीक है? अब देख, ऐसे गिरा रहा हूं, गिर रही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रही है पीछे से, इस पे आ रही है क्या? एंगल बोल। 90 डिग्री। कितना एंगल? इसके ऊपर जो लाइंस क्रॉस की क्या वो 0 थी? और इसके ऊपर जो लाइंस क्रॉस की क्या वो मैक्सिमम थी? फर्क दिखा तेरे को? तो बोल रिलेशन किससे आएगा? कॉस थीटा से, साइन थीटा से। 0 पे मैक्सिमम, 90 पे किससे आएगा? वेरी गुड। मतलब कि तुमने पता लगा लिया कि जो फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस वैल्यू इज गिवन बाय ई डीए कॉस थीटा। किससे दिया जाता है? ई डीए कॉस थीटा। क्या ये मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं? है ना? तो मैग्नीट्यूड ना लिख के अपन इसको अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो क्या ई ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ई डॉट ए, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच इज अ, तो हमने क्या लिखा? ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। क्या चीज निकाली हमने? फाई, विच इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं? फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अरे बोलो भाई, ठीक है? जैसे तुम वर्क डन डिफाइन करते थे, इंटीग्रल एफ डी एस, यहां पर क्या आ गया? इंटीग्रल
ई डॉट डी है। अगर छोटे फाई की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी फाई, और डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ई डॉट डी है। कुछ समझ में नहीं आया, हालत खराब। अच्छा, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दोनों का डॉट मिलेगा तो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बहुत काम की चीज, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। आधे लोग तो यही कंफ्यूज रहते हैं कि स्केलर है या वेक्टर है, और तुमसे भी अगर मैं 1 महीने बाद पूछूंगा तो तुम वेक्टर बता दोगे पक्का। अच्छा, यूनिट बोल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, पहले तो ये बताओ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट अपने आप लिखनी है बेटा, है ना, मैं नहीं बताऊंगा वो, ठीक है। यूनिट जो है वो अपने आप लिखिएगा आप लोग, प्लीज मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, ठीक है। हाँ भाई, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, ई ए कॉस थीटा। समझ गए सब लोग, किस किस के बीच का एंगल है, किस किस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। क्या इतनी बातें समझ में आई, 110%, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं तुमको बोलूं, ध्यान से देखो, तुमको बोला गया एक डिस्क दे रखी है, और ये जो डिस्क है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री, ठीक है। आपको बोला गया फ्लक्स निकालो, जल्दी बोलो। आर रेडियस की डिस्क, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। आपको बोला गया फ्लक्स कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से आंसर। 4 ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या, हाँ, पाई स्क्वायर इंटू 37। बहुत गलत जवाब, 53। यही तो गलती होती है, तभी तो सवाल दिया है। अब देख, इससे आसान सवाल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बोल एरिया वेक्टर, क्या दिस इज योर एरिया वेक्टर, अरे बोलो रे, आउटवर्ड नॉर्मल। तो क्या आएगा आंसर, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 53 या 37, 53। ये वाला एंगल लूंगा ना तो आंसर क्या हो गया, कॉस 53 डिग्री। बताना कितना आ गया, 3/5 ई ए। समझ थोड़ी आया होगा, आ गया क्या, आसान चीज, कुछ है नहीं। हाँ चलो आओ, डिस्क कैसे बना डाली, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बोल फाई की वैल्यू, बोलो फाई की वैल्यू। आर रेडियस की डिस्क है, हाँ, फाई की वैल्यू 0। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों को चमक चुकी हैं चीजें, मजा आया भाई सुन के। 0 नहीं आएगा क्या, अरे ये डिस्क है ना, एरिया वेक्टर तो बाहर है, तुम चाहो तो अंदर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर जो है, क्या उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फाई बोलो 0। फाई कितना आ गया, इससे समझ ही नहीं आया, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, ई परपेंडिकुलर टू ए। नजर आ गया क्या, कुछ लोगों को शायद आया होगा, खुशी हुई जान के। आए देखें, चलो लेवल बढ़ाया जाए या ऐसे ही सवाल कराऊं घटिया, बढ़ा दूं एक लेवल ऊंचा, आ जाओ देखें जरा, अपना एक लेवल ऊंचा थोड़ा ज्यादा ऊंचा चला जाएगा, आओ। क्या दिया हुआ है, क्यूब साइड ए का, ठीक है। साथ में मजे की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, उसकी वैल्यू थी बच्चों ई नॉट आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू थी, ई नॉट आई कैप। बिल्कुल सही है, आपके इशारों से लग रहा है आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा ई नॉट आई कैप इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बोला फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। क्वेश्चन,
टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। हाँ, 0 बोल रहे हैं लोग बाग, और कोई सोच लो, समझ लो, फिर उत्तर दो। 0 वालों हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? जल्दी बता, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है? अच्छा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या यहां पर है? बोलो रे। इस सरफेस का बोल ऊपर, पक्का? इस सरफेस का नीचे, इस सरफेस का बाहर, और कौन सी बची है? अंदर वाली और बाहर वाली। क्या बाहर वाली का बाहर है? क्या अंदर वाली का पीछे है? अरे बोलो। अच्छा, ई की वैल्यू क्या है? इधर आई कैप। तो अगर ध्यान से देखोगे, ऊपर के लिए 90 डिग्री, नीचे के लिए 90 डिग्री, पीछे के लिए 90 डिग्री, आगे के लिए, क्या सिर्फ इधर का और इधर का ही बचेगा? यार समझ ही नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना? पक्का पक्का। कौन सी 2 सरफेसेस बच गई? जल्दी बता, मैं उसकी पेंटिंग कर दूं। एक तो ये वाली बची है कि नहीं, और दूसरी कौन सी बची? ये वाली। तुम्हें कुछ आ भी रहा है समझ में? है? आ रहा है क्या? क्या नहीं आ रहा? बोल, जल्दी बोल, सीख ले बेटा। मैं पूछ रहा हूं 2 बार। क्या चीज नहीं आई बता मेरे को। कैसे बची 2 सरफेस? बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये बता। ई नॉट आई कैप। आई कैप का मतलब इधर, किधर जा रहे हैं? इधर, पक्का? अच्छा, अब एरिया वेक्टर कैसे देखते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल। कैसा सरफेस है? क्लोज। कैसा है? अच्छा बता, ये डस्टर देख, ये सरफेस ऊपर। ई कैसे है? एंगल, फ्लक्स, cos 90 is 0। चलो नीचे वाला बता, एरिया वेक्टर नीचे, ई 90 डिग्री अगेन 0। इस सरफेस के लिए बता, ई इधर, एक इधर, बाहर। इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल यही तो होगा, पक्का? अगेन कितना? 90 डिग्री मतलब 0। पीछे वाली सरफेस, क्या एरिया वेक्टर इधर, ई तो अभी भी इधर थी, अगेन एंगल 0। अच्छा ये बता, ई इधर, एक इधर, 180, 0 तो नहीं होता। इसके लिए बोल, ई इधर, ए इधर, क्या 0 डिग्री? कितनी सरफेस बची? 2, एक ये वाली और एक, ए इधर है परंतु ई इधर है, ए इधर और ई इधर। वैल्यूज लिखना चालू करूं क्या? सिर्फ 2 फेस रह गया मेरे पास। 5 टोटल कितना आ जाएगा बोल? इसकी वजह से बोलो, क्या लिख दूं? ई नॉट टाइम्स क्यूब है, क्यूब का एरिया क्या हो गया? अरे इंटीग्रल ई डी ए पढ़ाए ना यार, ए फॉर एरिया। ए क्या होगा? ए स्क्वायर। बोल ही नहीं रहा है, पक्का 100%? अरे इसका स्क्वायर हो गया ना? नहीं, इस वाली साइड का मतलब है ना, इस साइड से पास करा रहा है ना। तो आई कैप लगाऊं, जे कैप? ये वेक्टर होता है, स्केलर होता है जो आई और जे बोल रहा है? वेक्टर होता है, स्केलर होता है? आई जे लगा दो सर, है ना? क्या प्लस आएगा? इसकी वजह से प्लस, इसकी वजह से बोल क्या माइनस? इतना ही माइनस में, यानी माइनस ई नॉट। आंसर समझ गए? ठीक है। और इसका लॉजिकल सॉल्यूशन सोच के देख, इसके अंदर एनर्जी एक्यूमुलेट हो सकती है क्या? अबे जितनी एनर्जी अंदर घुसेगी क्या उतनी बाहर आ जाएगी? क्लोज सरफेस की खास बात, क्लोज सरफेस की खास बात कि जितनी एनर्जी अंदर जाती है उतनी ही एनर्जी वापस बाहर आ जाती है। कोई एनर्जी इसके अंदर एक्यूमुलेट नहीं होती। तो इसका लॉजिकल आंसर भी क्या था? 0। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आप लोगों को एक स्फीयर दे देता, क्या दे देता? स्फीयर दे देता, और आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दे देता, कुछ भी आड़ी तिरछी, मान ले ऐसे बना के दे दी, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ बता आंसर। 0 अगेन। आंसर क्या आ जाता? 0 अगेन। क्यों? क्योंकि जितनी लाइंस घुसी उतनी ही लाइंस बाहर आ गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या हम मैथमेटिकली प्रूव कर चुके हैं? ऐसा तो नहीं है मैथमेटिक्स से गलत आ रहा है। तो लॉजिकल क्या होगा? जितनी लाइंस घुसी उतनी ही लाइंस बाहर आ गई। स्टार बना के लिख लेना।
लॉजिकल, स्टार बना के लिख लो, लॉजिकल सॉल्यूशन फॉर अ क्लोज सरफेस, लॉजिकल सॉल्यूशन लिख लो फॉर अ क्लोज सरफेस, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। जितनी लाइन घुसी उतनी लाइन बाहर, या ऐसे लिख लो लाइन सेंटरिंग इक्वल्स टू लाइन स्लीविंग, लाइन सेंटरिंग इक्वल्स टू लाइन स्लीविंग, लाइन सेंटरिंग इक्वल्स टू लाइन स्लीविंग, एंड सो लाइन्स एंटरिंग equals to lines leaving, and so no energy is accumulated, and so no energy is accumulated। अबे ठीक है, and so no energy is accumulated। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलो अगला सवाल, लेवल बढ़ाओ। क्यूब साइड ए, ठीक है। अरे क्या दोबारा बना दिया क्या? कोई बात नहीं, बदल देते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई नॉट एक्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है? ई नॉट एक्स आई कैप। वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल या कांस्टेंट दिख गया सबको। और यहां से डिस्टेंस दे रखी है एल, ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है इस क्यूब की कितनी? एल। सब लोग देख पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल दिस टाइम, प्लीज ध्यान रखें। हो जाना चाहिए था अब तक, तो नहीं हो रहा क्या? ई नॉट एल ए स्क्वायर। चल चेक करना है, आजा। अरे भाई देख, इसमें भी कौन सी दो सरफेस बचेंगी? यही वाली तो बचेंगी जो वहां बची हैं, बाकी की तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किधर? एक्स में ही। तो अपने हाथ में एक तो ये वाली सरफेस बच गई, एक ये वाली सरफेस बच गई, बाकी सरफेसेस का तो खात्मा हो गया ना यार। नजर नहीं आया तुम्हें? तो बता, इसके लिए एरिया वेक्टर आगे, इसके लिए एरिया वेक्टर पीछे। अब कुछ भी तो नहीं करना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई नॉट एल, पक्का। और यहां पर क्या होगी? ई नॉट एल प्लस ए। बात खत्म, हो गया सवाल। चलो लिखते हैं फाई टोटल इज इक्वल टू, इस वाले सरफेस के लिए क्या? माइनस ई नॉट एल ए स्क्वायर। कोई समस्या है क्या? श्योर। और प्लस इस सरफेस के लिए ई नॉट एल प्लस ए टाइम्स ए स्क्वायर। यहां पर एक्स की जगह क्या आ गया? एल प्लस ए, और यहां पर एक्स की जगह क्या आ गया? एल। यही तो करना था। सॉल्व करो। जीरो आ रहा है क्या? जीरो तो नहीं आ रहा। कितना आ रहा है देख? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर एल प्लस ई नॉट ए स्क्वायर एल, और प्लस कितना हो गया ये? ए नॉट ए क्यूब। बोल सही है क्या? क्या बच गया अपने पास? ए नॉट ए क्यूब। आंसर तेरा क्या आ रहा था बे? गलत चीजें काट दी। ऐसे गलत चीजें मत काटा कर बे। मान लो एक डिस्क दे रखी है। क्या दे रखी है? मान क्या लो, दे ही रखी है ना। अपने हाथ में क्या है? डिस्क है जिसका रेडियस क्या दे रखा है बच्चों? आर। ठीक। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ था क्यू। इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना।
क्वेश्चन समझ क्या हो रहा है? मतलब अपने को वो ये नहीं बताएंगे कि अगर चार्ज क्यू रखा हुआ है तो क्यू में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये भी बताना जरूरी है क्या? नहीं है ना। क्यू में से ऐसे ईएफएल्स निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेगी ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, उसी अकाउंट अपने को बताना। तो क्या निकालना है? फ्लक्स। फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क ड्यू टू क्यू। फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क ड्यू टू क्यू। ये वाली डिस्टेंस मान ले ए, मान ले ए दे रखी है, इसका रेडियस आर। पहले तो ये सोच क्यू के कारण हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? यस सर, हर पॉइंट पे अलग है ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे डिस्क है, ऐसे क्यू रखा हुआ है, हाँ, तो हर पॉइंट पे अलग आएगी ना, ऐसे निकल रही है ईएफएल। तो क्या करोगे? आर पे जाके डी आर। डिस्क में कैसे एलिमेंट लेते थे बेटा? डिस्क में कैसे एलिमेंट लेते थे याद करो। छोटे से आर पे जाके एक डी आर थिकनेस की पतली सी रिंग निकाल ली है, आर पे जाके डी आर। क्या मोटाई है इसकी? डी आर। ज्वाइन करो इन दोनों को, ये कितना आ गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नजर ही नहीं आ रहा भाई साहब हो क्या रहा है? अभी तो लोग यही सोच रहे हैं। चलो ई लिखो, ई लिखूंगा, डी लिखूंगा, ई लिखूंगा कि डी? ई लिखेंगे ना। अरे यहां पर ई क्या आ जाएगी बोल? ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आएगी क्या नहीं? ई आ गई। अब फाई लिख दो। डीए की वैल्यू बोल, एरिया। डीए क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर डी आर। यार ये तुम्हें लिखना आता है क्या? डीए लिखना आता है ना? एरिया कैसे लिखा जाता है? 2 पाई आर डी आर। नहीं आ रहा समझ? ये आर बड़ा की छोटा? छोटा ही आएगा ना, क्योंकि इस वाली रिंग के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, चलो ई की वैल्यू आ गई। अब क्या फाई लिख दूं? डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। क्या इसको ई डी ए कॉस थीटा लिख दिया जाए? ई डी ए कॉस थीटा। क्या ये वाला एंगल थीटा है? अरे एक बार इधर देख लो, ये वाला एंगल थीटा। एक चीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ये होगी? तो ये क्या हो गई अपने पास? ई, और ये एंगल क्या आ गया? थीटा। ठीक है, ई और ए के बीच में भी एंगल क्या आ गया भाई साहब? थीटा आ चुका, आप लोग देख सकते हैं। एरिया वेक्टर क्या आउटवर्ड्स, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई और ए के बीच का एंगल थीटा। क्या क्लियरली विजिबल है? कॉस थीटा क्या है? इसको देख के लिख सकते हो ट्राइंगल को। कितना है बोलो? ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट द वैल्यूज जल्दी से। ई की वैल्यू क्या थी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी ए कितना था? 2 पाई आर डी आर। और थीटा कितना आया हमारे पास? जल्दी बोलना। कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद करो, ऐसा इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुके हो तुमने, पहले किया है ऐसा वाला इंटीग्रेशन। के को क्या लिख दोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिख दे के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा? पाई बराबर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर डी आर। ऊपर क्यू भी तो लिखा हुआ है, और यहां क्या लिखा हुआ है? ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो सही है क्या? 1/2 और कितना? 1। दिख गया ना? क्या आ गया बोलो? कुछ कटपिट रहा है क्या? ये खत्म तो ये बचा 2 और ये आ गया। अपने पास में बच गया यहां से कितना? क्यू, और क्या बचा? अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
हाँ, और क्या बच रहा है बे? ए आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कहां से कहां तक? 0 से लेके आर तक। अब ये कैसे इंटीग्रेट करते थे? हाँ, याद आ गया। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो। क्या मान लो? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या मान लिया हम लोगों ने? टी स्क्वायर। सॉल्व करो। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मानो, तुम कर चुके हो बचपन में। करो रे। कितना आएगा यहां से? आर डी आर बराबर टी डी टी आएगा कि नहीं? लिमिट्स चेंज करते थे, याद है? बताओ किस में आएगी अब लिमिट्स? क्या हो गया? क्या लिखता था मैं? a बराबर 0 पर t बराबर r, ऐसे लिखता था क्या? या r बराबर 0 पर a बराबर t? क्या लिखते थे? जल्दी बोलो। r बराबर 0 पर a बराबर t। याद आ रहा है क्या कुछ? r बराबर 0 तो a बराबर t, और दूसरी लिमिट क्या आ जाएगी बोलो? r बराबर r का मतलब t बराबर कितना हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को याद ही नहीं है यार कुछ भी, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो यार। चलो खैर जो भी है। तो हमारे पास में क्या आ गया? फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए भी बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या माना था? टी स्क्वायर। क्या माना था? टी स्क्वायर का होल क्यूब, मतलब क्या? टी क्यूब। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? टी क्यूब। ऊपर क्या लिखा हुआ है? आर डी आर। आर डी आर का मतलब क्या है? टी डी टी। लिमिट्स बोलो। ए से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई समस्या है क्या? टी ने टी क्यूब को मारा, अपने पास में क्या बच गया? क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर। क्या -1/t? तो क्या आ गया? -1 अपॉन टी फ्रॉम a टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? आगे सॉल्व कर लो। कितना आ गया? फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो अंदर की टर्म्स बोलो बे, अंदर की टर्म्स बोलो। माइनस का साइन है ना, तो लोअर माइनस अपर कर दूं? लोअर लिमिट क्या थी? हाँ, 1 कर दूं? क्या हो गया? तो 1 हो जाएगा ना। a मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, ठीक है। और माइनस कितना? a अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर। एक भारी सवाल कराओ। अपन तो गॉस लॉ पढ़ते हैं। कौन सा लॉ? गॉस लॉ। चल भाई, गॉस लॉ के अंदर क्या हुआ देख, समझ के देखना। ऐसा किया अपन ने, क्या किया कि एक चार्ज ले लिया Q। क्या चार्ज ले लिया? Q। पॉजिटिव चार्ज था एकदम जबरदस्त, ठीक है। तुम्हें वेव फ्रंट याद है? वेव फ्रंट बनाए थे, सरफेस बनाई थी ना इसे ढकने के लिए। तो अगर मैं तेरे को बोलूं कि किसी सरफेस को बना इस प्लस Q चार्ज को ढकने के लिए, जिससे कि पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो, तो क्या बनाएगा? स्फीयर। हमने क्या बना लिया? एक स्फेरिकल सरफेस बना लिया। शानदार। कोई समस्या तो नहीं? एक स्फेरिकल सरफेस बना लिया। चल अब बता, इस स्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ऐसे ऐसे बाहर जा रही हैं? यार तुम्हें समझ में नहीं भी आया ना, तो भी हाँ और ना में से कुछ तो बोल ही दिया करो यार। क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर जा रही होंगी, है ना? और मैंने क्या बोला? अगर ये वाली डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, दिस डिस्टेंस इज r। कितनी है? r। तो हर r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। बोलो सही या गलत? सही या गलत?
एट एवरी आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। और सरफेस कैसा बना? स्फीयर। सरफेस कैसा बना? स्फीयर। अच्छा बता, अगर मैं आर की जगह 2r ले लेता, आर की जगह, तो भी क्या सेम रहता? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा r/2 ले लेता, सेम रहता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखता था मैं यहाँ पे? E इक्वल्स टू KQ अपॉन r²। एनी प्रॉब्लम? सोच लो, E इक्वल्स टू KQ अपॉन r²। अरे यही तो लिखते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/r²। कोई बात नहीं। अच्छा कूलम्स लॉ लगा रही थी यहाँ पे, F इक्वल्स टू KQ1Q2/r। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, इलेक्ट्रॉन में भयंकर घास काटी है ना तुम लोगों ने? नहीं, तुम ही लोगों ने काटी है, मैंने नहीं काटी। E इक्वल्स टू KQ अपॉन, अच्छा एरिया वेक्टर बता अगर ये सब ही है तो। अरे एरिया तो बोल दो रे, ये सब क्या था? E। एरिया वेक्टर कैसा होता है? कैसी सरफेस है, क्लोज्ड या ओपन? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऑलवेज द आउटवर्ड नॉर्मल। कैसी नॉर्मल? आउटवर्ड नॉर्मल। तो बोल, क्या यही एरिया वेक्टर होगा? यही क्या होगा? एरिया वेक्टर। एंगल बोलना जरा, 0 या 90? अरे 0 या 90? 0 या 90? 0। वेरी गुड। ए सारे ए क्या मार्क हो गए। और अब मेरे से किसी ने बोला फ्लक्स। क्या चीज पूछ ली? फ्लक्स। बेटा फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रल E.d है, होता है कि नहीं? अच्छा यहाँ पे अगर मैं पूरे का एरिया निकाल दूं तो वैल्यू बोल स्फीयर का एरिया 4πr²। ये भी नहीं याद क्या? स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। क्या लिख दूंगा बेटा? फाई इक्वल्स टू E कितनी है? KQ अपॉन r² मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। कुछ आ भी रहा है तुम्हें समझ में? अच्छा K को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/4πε0 लिख सकता हूं। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1/4πε0 r² इंटू Q इंटू 4πr²। ध्यान से देखो, r², 4π और 4π। आंसर कितना आ गया? Q अपॉन ε0। अरे बोल आया कि नहीं? आंसर कितना आया? Q अपॉन ε0। क्या ये R पे डिपेंडेंट है? क्या ये R पे डिपेंडेंट है? This is giving you what? The number of electric field lines crossing an area. ये क्या दे रहा है? Number of electric field lines crossing an area. बोल दे रहा है कि नहीं? बेटा फाई निकाला है ना, फ्लक्स। क्या निकाला है? फ्लक्स। फ्लक्स इज बेसिकली द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है कि नहीं? तो मैं यही तो बोलूंगा। वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन ε0। क्या वैल्यू आ गई? Q अपॉन ε0। अब देख, जो मैंने सरफेस बनाया था इसका रेडियस 2r कर देता तो भी क्या वैल्यू आती? Q अपॉन ε0। बोलो आती कि नहीं? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ऐसे रखा, ऐसा एक और बना दिया। चार्ज क्या रखा था? Q। चार्ज अंदर अगेन क्या रखा हुआ था? Q। जरा बताना, इससे फाई क्या था? इससे फ्लक्स कितना था? तो जितना इससे होगा क्या उतना ही इससे भी होगा यार? अरे होगा कि नहीं? तो तू एक और अगर इसको ढक देगा तो भी क्या आंसर Q/ε0 ही आएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी क्लोज सरफेस होती है उसके अंदर फाई की वैल्यू हमेशा Q/ε0 ही रहती है? और सुन, और सुन, सेम रहेगा क्या? अरे ये भी तो क्लोज सरफेस है, क्यूब भी क्या है? क्लोज। इसमें से कितना निकला? Q/ε0। तो इसमें से क्या 2Q/ε0 निकल जाएगा क्या? नहीं ना, कितना निकलेगा? Q/ε0। तो इसको चाहे कितने भी बड़े उस डब्बे के अंदर रख दे, क्या आंसर सेम ही आना है? क्या आंसर आना है? Q/ε0। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो हम लोग सरफेसेस बना रहे हैं, ये जो हम लोग सरफेसेस बना रहे हैं, इन सरफेसेस की डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है क्या? फ्लक्स। इंडिपेंडेंट होता है कौन? फ्लक्स, जो कि इन सरफेसेस से पास होगा और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? Q/ε0। क्या वैल्यू होगी?
Q बाय एप्सिलॉन नॉट। शायद तेरे को वो याद होगा, अपन ने ऐसे बल्ब वगैरह जलाया था, तुमने इंटेंसिटी पढ़ी थी बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी पढ़ी थी, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया कुछ याद है क्या बेटा? आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम है इंटेंसिटी। यहां पर देखें ध्यान से, मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, पढ़ी थी। इंटेंसिटी में शायद आपको ऐसे कुछ बताया होगा कि एक बल्ब है, इस वाले बल्ब को हमने क्या किया, जलाया, तो इस बल्ब को ढकने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, स्फीयर या सर्कल? स्फीयर। क्या बेटा एक स्फीयर ऐसे बनाया, फिर एक स्फीयर और ऐसे बना दिया होगा, याद करो। इस स्फीयर को नाम दिया होगा S1, इसको नाम दिया होगा S2, कुछ याद आ रहा है? बल्ब की पावर दे रखी होगी 100 वॉट, बल्ब की पावर क्या दे रखी होगी, 100 वॉट। और इस 100 वॉट को हम और कैसे लिख सकते हैं, क्या जूल पर सेकेंड? पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम पावर को क्या लिख सकते हैं, 100 जूल पर सेकेंड। क्या हम ऐसा कहते थे कि इस बल्ब से एनर्जी निकल रही है? कितनी एनर्जी निकल रही है, 100 जूल पर सेकेंड निकल रही है कि नहीं? और वो किस पे गिर रही है, इस पर भी गिर रही है और इस पर भी गिर रही है। तो एक चीज बता, दोनों पे गिरने वाली क्या चीज सेम है, एनर्जी। क्या चीज सेम है? पर याद कर, जब अपन ने एक छोटा छोटा पोर्शन इनके कवर कर लिए थे, फिर हमने इंटेंसिटी निकाली थी फॉलिंग थ्रू द यूनिट एरिया। कुछ याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ोगे बेटा सब याद आएगा। अभी यहाँ की काम की चीज सुन ले, मैं ज्यादा भावुक हो जाता हूँ, सुन ले बस इतना ध्यान दे कि यहाँ से जो एनर्जी निकली, क्या वो S1 पे भी बराबर गिरी, S2 पे भी बराबर गिरी? ऐसा सोच लो कि S2 पे क्या वो ज्यादा पार्ट में फैली हुई थी, S1 में क्या कम पार्ट में फैली थी, पर एनर्जी की वैल्यू क्या थी, 100 जूल। क्या एनर्जी थी? ऐसा ही यहाँ पे हुआ, ऐसा ही कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ, निकला कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। निकला कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर छोटा r होगा तो क्या छोटे r के ऊपर इतनी एनर्जी होगी, बड़ा r होगा तो बड़े r पे उतनी एनर्जी होगी, क्यूब होगा तो क्यूब की 6 साइड पे इतनी एनर्जी होगी। क्या कुछ भी समझ पा रहे हो? पक्का। पर होगा हमेशा कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कुछ नहीं आ रहा ना? कुछ कुछ आ रहा है? 100% श्योर हो? आगे सुन, खत्म नहीं हुई कहानी, सुनना। क्या हुआ, लोगों ने कहा अबे क्या हो गया, मेरे को बोलना। हाँ सुन, जैसे देख अपने को ऐसा कुछ दिया गया, अभी अपन ने वो क्वेश्चन किया था ना, डिस्क बनाई थी, इधर चार्ज क्यू रख दिया था। तो देख जैसे मान ले यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, क्लोज सरफेस। फ्लक्स, अरे बोल, ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी घुसी उतनी निकली। 5 वोल्ट, अरे 5 वोल्ट बोल, है कि नहीं, पक्का है ना? क्या बाहरी चार्ज की वजह से फ्लक्स हमेशा जीरो है? किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। किसके लिए, अंदर वाले चार्ज की वजह से, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, बाहर वाले चार्ज का कोई इंपैक्ट आया क्या, अंदर वाले चार्ज का इंपैक्ट आता है क्या? हाँ, और इसीलिए लोगों ने एक नया लॉ दे दिया विच इज नोन एज द गॉस लॉ। और उससे क्या बोला कि ध्यान से, कि जो फ्लक्स है, क्या चीज है, फ्लक्स, अगर हम उसको डिराइव करना चाहें तो किस तरह से अपन डिराइव करते हैं, देखना। मान ले कोई भी क्लोज सरफेस है, कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस। और इस क्लोज सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पर रखा हुआ था Q1, यहाँ पर रखा हुआ था Q2, यहाँ रखा हुआ था Q3, और यहाँ क्या रखा हुआ था, Q4, ठीक है। तो बता Q3 Q4 के कारण फ्लक्स, Q3 Q4 के कारण फ्लक्स, Q1 Q2 के कारण, Q1 ये Q2, Q1 Q2 के कारण क्या, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐसा बोल सकता हूँ, नेट फ्लक्स जो होगा वो Q1 Q2 के कारण होगा, Q3 Q4 के कारण होगा, Q1 Q2। क्या इसके कारण, दोनों के कारण फ्लक्स जो है वो जीरो है। इसीलिए लोगों ने जब यहाँ पर फाई की वैल्यू बोली तो क्या बोली, किसके कारण, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कहा कि नहीं? और इसलिए इसको क्या बोल दिया, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्या बाहर वाले की वजह से फ्लक्स आता है, अंदर वाले की तरह वजह से आता है? हाँ बिल्कुल आता है, अंदर वाले की वजह से फ्लक्स बिल्कुल आता है, परंतु बाहर वाले
वजह से कोई फ्लक्स नहीं आता। इस एग्जांपल से समझ नहीं आया? अरे आया कि नहीं? पक्की बात। तो यही हमारा गॉस लॉ है, यही हमारा गॉस लॉ है, जो हमें क्या बोलता है, दैट फाई इज इक्वल्स टू क्या, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रल E डॉट dA। क्या वैल्यू होती है? इंटीग्रल E डॉट dA। क्या हम लोग एक क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं? इसीलिए लोगों ने ऐसे गोला मार दिया। ये फाई E dA नहीं लिखा हुआ, ये क्लोज्ड इंटीग्रल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्लोज्ड इंटीग्रल। याद कर, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। कैसे लिखा था? क्लोज्ड इंटीग्रल। याद आ रहा है ना? वही चीज, गॉस लॉ। कौन सा लॉ है ये? गॉस लॉ। ठीक है, तो वहां से शुरू हो जाओ, बना लो सारा। है बेटा? आएगा। गॉस लॉ क्लोज सरफेसेस के लिए ही डिफाइन किया गया। ठीक है, ओपन के लिए इसे हमने डिफाइन नहीं किया। हाँ चलो, सितारा बनाओ और लिखो। इसके अंदर जो Q इनसाइड आपको दे रखा है, क्या चीज दे रखी है? Q इनसाइड। अबे लिख ले स्टार बना के। स्टार बना बना बना, एक और बना। अब हियर Q इनसाइड इज द नेट चार्ज। हियर Q इनसाइड इज द नेट चार्ज enclosed within the closed surface. Here Q inside is the net charge enclosed within the closed surface. ठीक है, ये नेट चार्ज है, ध्यान रखना है। समझ गए? अगला सितारा, Q inside is the net charge enclosed within the closed surface. अगला सितारा E इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखी है ना, E डॉट dA वाली। हियर E is the net electric field due to all charges. Here E is the net electric field due to all the charges, whether they are present inside or outside. Whether they are present inside or आउटसाइड। भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे लोचे नहीं मचाने के फाई जीरो कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो कर दी। समझ गए ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नेट ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर दे आर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। Whether they are present inside or outside the closed surface. ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर या स्केलर? आधे लोग सोच में पड़े हुए हैं। अच्छा चलो छोटे छोटे सवालों की याद करते हैं। ठीक है, पहला सवाल, छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट लिखो, if we place a dipole in a closed surface. पहला statement, if we place a dipole inside a closed surface, then what is phi? Phi यानी फ्लक्स। जल्दी बताओ। 0। then what is phi? बेटा क्वेश्चन मार्क लगता है। what is phi? क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया। व्हाट इज फाई? हाँ भाई, डाइपोल क्या होता है सोच के देख पहले, फिर आंसर। हाँ, 0। अरे मैंने क्या कर दिया, डाइपोल अंदर रख दिया ना क्लोज सरफेस के, -q और +q, यही तो किया है ना। क्यों भाई साहब? इसकी वजह से कितना नेट चार्ज क्या है? 0। नेट चार्ज कितना? तो Q इनसाइड ही 0 हो गया, तो फाई कितना आएगा? 0। नहीं आएगा क्या? अरे पक्का दिख भी रहा है तुम्हें कुछ?
क्यू इनसाइड अगर 0 है तो फाई भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखिए, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ऐसे ई नेट लिख लिया करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पूरा मत लिखा करो, ई नेट सीधे। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, then it means that phi is equal to 0. If the net electric field is 0, then it means that phi equals to 0. अगला स्टेटमेंट इसी का, इसी क्वेश्चन का अगला स्टेटमेंट, ये ए स्टेटमेंट था, बी स्टेटमेंट इसका रिवर्स। If phi equals to 0, then it means that E net equals to 0. If phi equals to 0, then it means that E net equals to 0. सोचो, कोई बोलना मत, सोच लो, बस मन में सोच लो। हाँ, पहला स्टेटमेंट बोलो क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है ये पूछना। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन फाई इज इक्वल टू, ये तो श्योर होगा ना, ये तो श्योर इवेंट है, तो क्या हमें ये बोलना चाहिए फाई मस्ट बी 0? अरे फाई की वैल्यू क्या होती है यार, अपने गॉस लॉ से जल्दी बोल, फाई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी है। अरे यही तो होता है, बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो कहानी चल रही है ना। तो बता, अगर ई 0 हो गया तो फाई कहां से आएगा बे, कुछ बचेगा क्या? ई नेट की वैल्यू क्या है 0, तो फाई भी क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा क्या था स्टेटमेंट, क्या है, अगर फाई 0 है तो ई भी क्या होगी 0। बहुत बढ़िया, क्या ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या इसमें, है ना, पर क्या फाई 0 है, हाँ फाई क्या है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नॉन 0। तो ये डायग्राम बना के क्या लिख दोगे, फाई 0 इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। रीजन के साथ आनी चाहिए सारी चीजें, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ रीजन के साथ। अगला स्टेटमेंट, अगला लिखाऊं, लिखो, इफ फाई इक्वल्स टू 0, इफ फाई इक्वल्स टू 0, then net charge inside must be 0. True or false? If phi equals to 0, then net charge inside must be 0. True or false? सोच के अगला इसी का बी पार्ट, if phi equals to 0, इसी का बी पार्ट, if phi equals to 0, then no charge is placed inside. If phi equals to 0, then no charge is present inside the surface. बोलो, हाँ ट्रू और फॉल्स। पहला वाला क्या है, फॉल्स या ट्रू? पहला वाला ट्रू है ना। अरे क्यू नेट 0 हो जाएगा तो फाई क्या आ जाएगा 0, बहुत सीधी सी बात। इनसाइड ये जो अपन लिख रहे हैं क्यू नेट ही लिख रहे हैं ना, अगर इसकी वैल्यू 0 है मतलब फाई भी क्या होगा 0, किसी भी हाल में 0 होगा। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि फाई 0 होगा तब जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। अभी अभी पढ़ा डाइपोल, अभी अभी पढ़ा डाइपोल। क्या क्यू नेट 0 है, क्या अलग अलग वो 0 है? नेट उनका 0 है। तो डाइपोल लिख लेना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे बेटा, डाइपोल। हाँ फॉल्स है बेटा, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, चलो आओ आगे देखो, सवाल दिया गया, क्या सवाल था देखें।
नीचे से सब ओपन है भाई साहब, है ना, नीचे से सब क्या है, ओपन है, हेमिस्फीयर्स दे रखा है। चार्ज क्यू रखा है यहां पे, चार्ज क्यू रखा है यहां पे, चार्ज क्यू रखा है यहां पे। 5 बताना है तीनों केसेस में। अच्छा बोल, क्या बाहर है, बाहर की वजह से कोई टेंशन ही नहीं, एकदम जबरदस्त। यहां के लिए 5 क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड द हेमिस्फीयर। बोलो सही है क्या, समझ आ रहा है? चार्ज कहाँ है बेटा, बाहर। कोई भी दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। अच्छा इसमें बोल, अंदर है मतलब कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, तो क्या हो गया, उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ, क्या? अच्छा इस वाले में ओपन है, इन दोनों में तो क्लोज है ना ही नीचे से। ठीक है, हाँ पहले वाले में ओपन था, ठीक है। हाँ चलो बताओ, इसमें बोलो। इस एंड से क्लोज है, इस एंड से ओपन है, बाकी इधर से तो बंद है। 0 क्यों? अरे इसे पूरा कंप्लीट कर लो ना, क्या कर लो इसको, पूरा ऐसे कंप्लीट कर लो। अगर पूरा होता तो कितना होता, पूरा होता तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आधा है तो कितना, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 5 की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। ऐसे सरफेस पूरा कर लो, हो गया, ठीक है। अभी तो और करेंगे, क्या टाइम हो गया क्या? चल इधर देख, एक और। क्या यार, क्या दे रखी है, स्क्वायर प्लेट दे रखी है, ठीक है। स्क्वायर प्लेट की जो साइड है वो A है, और इसके सेंटर से A/2 ऊपर जाके यहां पर एक Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। आपको इस स्क्वायर प्लेट के सरफेस से फ्लक्स पास होता हुआ बताना था, ठीक है। आपको इस स्क्वायर प्लेट के सरफेस से फ्लक्स पास होता हुआ बताना था। इसके अंदर पता है ये ओपन होता क्लोज होता दोनों में एक ही बात थी, सेंटर पे रखा हुआ था ना, इसलिए चाहे ओपन लेते चाहे क्लोज लेते रिजल्ट वुड बी सेम। समझ गए ना? यहां पर ये ओपन भी हो सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चलो यहां बताओ, स्क्वायर प्लेट से फ्लक्स कितना पास होगा ये बताना है इस वाले चार्ज की वजह से। अच्छा क्लोज सरफेस कैसा बन सकता है स्क्वायर प्लेट का? क्यूब बन सकता है क्या? क्यूब बना दे, इसके ऊपर एक नकली क्यूब सा ड्रॉ कर दो। चलो सब लोग ऐसे देख लो, इसको अलग से बना रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया आंसर। ये वाली सरफेस है ना, यही वाली तो सरफेस है, इधर देख, है ना। इसको यहाँ पे चाहे तो यहाँ कंप्लीट कर लेते। देख पा रहे हो सरफेस दिख रही है क्या? ये देखो, और अपने को किससे बात करनी है? इससे।
ठीक है क्या बेटा, a/2 पर ये वाला जो चार्ज है बिल्कुल बीचों बीच आ गया इस वाले क्यूब के। a/2 का मतलब ये चार्ज क्या आ गया, क्यूब के बीचों बीच, यहाँ आ गया ना a/2 पे, नहीं आ गया क्या? तो अगर ये चार्ज ऐसे एकदम बीचों बीच आ गया तो पूरे क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स, कितना Q/ε0, पूरे क्यूब से कितना, कैपिटल Q था तो Q/ε0। बोलो सही है क्या? ठीक है, बट मेरे को क्या एक ही साइड से निकालना है, तो कितना हो जाएगा? हाँ, फ्रॉम वन साइड क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? आंसर विल बी, बोलो, Q/6/ε0। ठीक है, ये जो अपन लोग सरफेस बना रहे हैं ना, दिस सरफेस इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसके बारे में आगे अपन लोग और कमेंट करेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होती है, क्योंकि अपन के लिए गॉस लॉ जो है ना वो सिर्फ हाईली सिमेट्रिक केसेस में ही ट्रू होगा। अनसिमेट्रिक केसेस के लिए हम लोग गॉस लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देख ऐसा ही एक और सवाल वो घर से करना, देखना क्या हुआ। चल इसी के अंदर बता रहा हूं, देख यहां पर तो क्यू इधर a/2 पर रखा था ना, अब की बार क्या किया, चार्ज क्यू जो है वो यहां रख दिया, एक एज पे रख दिया। कहां रख दिया? एक एज पे रख दिया, कोने पे रख दिया ऐसे। ठीक है, अब अपने को बताना है कि अब की बार क्या हो रहा होगा, फ्लक्स पासिंग। ठीक है, अब अगर मेरे को ये बीच में लाना है तो सोच के देख, ए लेंथ का क्यूब है, साइड क्या है क्यूब की, ए, बीच में लाना है तो कितनी लेंथ का क्यूब बनाऊंगा? 2a। अरे इससे बाहर बनाना पड़ेगा ना, तभी तो कवर होगा उसमें। इससे कहां बनाना पड़ेगा? बाहर, तभी तो कवर होगा। तो इस क्यूब को ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करें कि ये क्यूब एक 2a वाले क्यूब के अंदर आ जाए। ये जो क्यूब है ये किसके अंदर आ जाए? एक 2a साइड वाले क्यूब के अंदर आ जाए। ठीक है, अच्छा सुन, अगली क्लास में एक्सरसाइज 4 लेवल 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट ये डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग, साथ में एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन 1 to 10, 10 सवाल, ज्यादा